नमस्कार दोस्तों, HRDIS में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को रेगुलर बेसिस पे कर रहे होंगे। देखिए, आज हम दो चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। पहला जो डिस्कशन हमारा होगा वो होगा कि RO की जो क्वालिफ़िकेशन है वो क्या होती है, और दूसरा टॉपिक जो है हमारा डिस्कशन का वो ये है कि दरअसल RO का सिलेबस जो है वो क्या है, उसमें कौन-कौन से विषय सम्मिलित हैं। तो इन दोनों ही चीज़ों पर चर्चा करेंगे। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें ताकि कोई भी अपडेट हो वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या-क्या क्वालिफ़िकेशंस RO की होती है। ठीक है, क्योंकि RO को लेकर क्वालिफ़िकेशन में का जो मामला फँसता है वो बहुत कन्फ्यूजन वाला रहता है कि सर ये डिग्री चाहिए, कि सर ये डिग्री चाहिए। तो आज इसका क्लैरिफ़िकेशन मैं आप लोगों को दे दूँगा कि क्या चीज़ें इसमें चाहिए, क्या नहीं चाहिए। देखिए, 2 पोस्टें इसमें होती हैं आपकी, ठीक। पहली जो पोस्ट होती है वो होती है आपकी RO की, जिसे हम रिव्यू ऑफिसर यानी कि समीक्षाधिकारी बोलते हैं। और जो दूसरी पोस्ट होती है वो होती है आपकी ARO की, यानी कि जिसे हम असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर यानी कि सहायक समीक्षाधिकारी बोलते हैं। ठीक। अब देखिए, इन दोनों की जो क्वालिफ़िकेशन है वो अलग-अलग है। अगर हम पहले RO की बात करते हैं तो RO में आपके सिर्फ एक क्वालिफ़िकेशन चाहिए, और वो चाहिए आपका सिंपल ग्रेजुएशन, यानी कि किसी भी विषय से, किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने सिंपल स्नातक कर रखा है, ग्रेजुएशन की डिग्री अगर आपने कर रखी है, तो आप RO की पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो वहीं दूसरी ओर अगर हम इसकी न्यूनतम उम्र की बात करें तो इसमें अगर आपने 21 साल की न्यूनतम उम्र अगर आपने पार कर ली है, अगर आप 21 साल के हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो अधिकतम उम्र समय सीमा की अगर बात करें तो इसमें 40 साल, जनरल कैटेगरी में आपको 40 साल की जो एज है वो चाहिए होती है। 40 साल से अगर ऊपर हैं तो आप इस फॉर्म को नहीं फिल कर पाएंगे। मैं यहाँ पर अभी सामान्य वर्ग की बात कर रहा हूँ, जनरल कैटेगरी वालों के लिए बात कर रहा हूँ। बाकी अन्य जो आपके क्लास हैं, यानी कि जो SC ST वाले हैं, उनके लिए छूट मिलती है। तो वो आप लोग नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं सब बताने लग जाऊँगा तो ये वीडियो आपका काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि RO में क्या चाहिए आपको? RO में सिर्फ आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, फिर चाहे आप BA हो, BTech हो या BSc हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं हम ARO में। तो ARO में दरअसल थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या है? इसमें 2 क्वालिफ़िकेशन चाहिए होती हैं। पहली क्वालिफ़िकेशन इसमें चाहिए होती है आपकी सिंपल ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से, और दूसरी जो इसमें ARO की क्वालिफ़िकेशन चाहिए होती है वो चाहिए होती है आपकी O लेवल का कंप्यूटर सर्टिफिकेट। ठीक। तो 2 चीज़ें इसमें दरअसल आपको चाहिए होती हैं। अब एक बात समझने का प्रयास कीजिएगा कि जो ये O लेवल जो कंप्यूटर सर्टिफिकेट मांगा है, इसके इक्विवेलेंट भी कुछ डिग्रियाँ होती हैं O लेवल के इक्वल। ठीक है, हम उस पर बात करेंगे, क्योंकि इसी पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कि सर O लेवल के इक्वल कौन-कौन से डिग्री हैं। देखिए, O लेवल हो गया। O लेवल में कई सारी डिग्रियां हैं जो मान्य होती हैं, लेकिन अभी क्या हुआ है, बीच में पेच फंस गया है और O लेवल का जो मामला था वो अटक गया है। इसमें सरकार ने चीज़ें क्लैरिफाई नहीं की है कि O लेवल के इक्विवेलेंट कौन-कौन सी डिग्रियां हैं। तो जैसे ही ये मामला शॉर्ट आउट होता है, वैसे ही आपको ये बता दिया जाएगा कि O लेवल के इक्वल कौन-कौन सी डिग्री होती हैं, मान्य होती हैं या इसके समकक्ष होती हैं। ठीक। तो अगर आपने O लेवल कंप्यूटर सर्टिफिकेट जो कि नीलेट से अप्रूव होना चाहिए, अगर आपने वो डिग्री कर रखी है O लेवल की 1 साल की, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने वो डिग्री O लेवल की नहीं कर रखी है, कोई अन्य डिग्री कर रखी है, तो नोटिफिकेशन में या उसके पहले एक GO आएगा, एक नोटिस आएगा, और उसमें ये मेंशन रहेगा कि O लेवल के इक्विवेलेंट या उसके समकक्ष ये डिग्रियां हैं। तो अगर आपने उस समकक्षता में अगर आप अपनी अर्हता को धारित करते होंगे तो आप O लेवल के इक्वल माने जाएंगे और आप ARO के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। नहीं तो आप RO के लिए तो एलिजिबल ही हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इसमें सिंपल ग्रेजुएशन ही मांगता है बस। हाँ, न्यूनतम एज आपकी 21 साल की होनी चाहिए बस, और इसके अलावा इसमें कोई क्वालिफिकेशन वगैरह नहीं मांगता है। तो दो ये सिंपल क्वालिफिकेशन थी। अब आप लोग परेशान मत होइएगा और अपने फॉर्म को फिल करिएगा। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप इसमें अपेयरिंग वाले फॉर्म नहीं भर सकते हैं, यानी कि अगर आप सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में आपका रिजल्ट नहीं आया है तो आप फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं, यानी कि आपकी जो ग्रेजुएशन की डिग्री है वो कंप्लीट मानी जाएगी। अगर आप अपेयरिंग में हैं तो आप फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं कि दरअसल इसका सिलेबस क्या है और किस तरीके से इसका एग्ज़ाम पैटर्न होता है। तो देखिए, इसमें 2 चीज़ें होती हैं 2 स्टेज होता है इसमें एग्ज़ाम का। पहला आपका होता है प्रीलिम्स वाला एग्ज़ाम, जिसे हम प्रारंभिक परीक्षा बोलते हैं, और दूसरा होता है आपका मेंस की परीक्षा। ठीक। अब हम एक एक पे बात करेंगे। प्रीलिम्स में दरअसल आपके 2 पेपर होंगे।
जो पहला पेपर आपका होगा वो जीएस का होगा और दूसरा पेपर जो आपका होगा हिंदी का होगा। दोनों के जो आपके मार्क्स होंगे वो ऐड होंगे। जीएस में आपके 140 प्रश्न आएंगे और हिंदी में आपके 60 प्रश्न आएंगे। ठीक, ये हो गया आपका सिलेबस, ये मतलब क्या कहते हैं आपके मार्क्स। ठीक, अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस में दरअसल आपके 3 पेपर होंगे। पहला जो पेपर होगा आपका वो जीएस का होगा। ये जीएस का जो सिलेबस है यही वही होता है जो आपने प्रीलिम्स में पढ़ा रखा होगा। दूसरा पेपर आपका हिंदी का होता है। हिंदी में आपके 2 भाग होते हैं, एक सब्जेक्टिव होता है और एक ऑब्जेक्टिव होता है। और जो तीसरा पेपर आपका मेंस का होगा यानी कि मुख्य परीक्षा का होगा वो होगा आपका एसए वाला। तो ये हो गया आपका मेंस का एग्ज़ाम पैटर्न। ठीक, तो इसमें कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं है। हाँ, इसमें टाइपिंग टेस्ट होता है। टाइपिंग टेस्ट उन्हीं लोगों के लिए होता है जिनकी क्वालिफिकेशन एआरओ की होती है बस। आरओ में टाइपिंग वगैरह कोई नहीं होता है। आरओ में आपने मुख्य परीक्षा दे दी, अगर आप मुख्य परीक्षा को पास करते हैं, क्लियर करते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं सिलेबस पे, डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। तो ये देखिए आपका जो प्रीलिम्स वाला एग्ज़ाम है इसमें जो पहला पेपर है वो वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रकार का होगा। प्रश्नों की संख्या इसमें 140 होगी। समय आपको दिया जाएगा 2 घंटे का और पूर्णांक आपका कितने का होगा 140 का, यानी कि टोटल मार्क्स आपके होंगे 140 मार्क्स। एक बात देखिए कि जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं वो कितने दिए गए हैं इसमें। प्रश्नों की संख्या इसमें 140 है और पूर्णांक भी आपका 140 का है, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का है। ठीक, चलिए अब सिलेबस को देखते हैं। पहला जो पॉइंट है उसमें वो है सामान्य विज्ञान का। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत आपके तीनों ही विज्ञान आते हैं, यानी कि इसमें आपका फिजिक्स भी आएगा, केमिस्ट्री भी आएगी और आपका इसमें बायो भी आएगा, यानी कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, ये तीनों ही विज्ञान इसके अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो इसमें से जीव विज्ञान से प्रश्नों की संख्या ज़्यादा रहती है, बाकी जो अन्य जो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान है इससे प्रश्नों की संख्या थोड़ी कम रहती है। बस इतना ही अंतर है थोड़ा सा। सेकंड नंबर पॉइंट पे है आपका भारत का इतिहास। इस भारत के इतिहास के अंतर्गत आपके तीनों इतिहास दरअसल आते हैं, वो चाहे आपका एंशिएंट हिस्ट्री हो, मेडिवल हिस्ट्री हो या फिर आपकी मॉडर्न हिस्ट्री हो, यानी कि प्राचीन भारत का इतिहास, आपका मध्यकालीन भारत का इतिहास और आपका आधुनिक भारत का इतिहास। ये तीनों ही इतिहास आपके इसमें सम्मिलित होते हैं। और जो थर्ड पॉइंट है वो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यानी कि जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे देश को आज़ाद करने के लिए, आज़ादी के लिए, वो सारे राष्ट्रीय आंदोलन इसमें सम्मिलित रहेंगे। चौथा जो इसमें पॉइंट है वो है भारतीय राजतंत्र, यानी कि पॉलिटी वाला सेक्शन है। इजी होता है, आप कम समय में इसको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। आगे पॉइंट देखते हैं, इसमें है अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, यानी कि इकोनॉमिक का सेक्शन। इसके बाद जो आपका 5वां सेक्शन है वो है भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, यानी कि इसमें ट्रेड और कॉमर्स वाले पोर्शन भी इसमें दिए गए हैं, उससे भी आपके प्रश्न 1-2 देखने को मिल जाते हैं। जो इसमें से नेक्स्ट पॉइंट है, छठा है, वो है आपका जनसंख्या वाला, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण। देखिए आरओ वाले पेपर में क्या होता है कि जो ये नगरीकरण है, यानी कि जो सेंसस वाला जो ये टॉपिक है, इससे प्रश्नों की संख्या इसमें ठीक ठाक पूछी जाती है। अगर हम 2021 के क्वेश्चन पेपर की बात करें, जो आरओ का एग्ज़ाम आपका हुआ था, उसमें सेंसस यानी कि जनगणना से प्रश्नों की संख्या थोड़ी कम हो गई थी। लेकिन अगर आप विगत वर्षों में जाएंगे और प्रश्नों पर एक नज़र डालेंगे तो आप ये पाएंगे कि सेंसस यानी कि जनगणना से ठीक ठाक लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यूपी पीसीएस में तो इतने प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं इस जनगणना वाले और क्या कहते हैं आपके नगरीकरण के सेक्शन से, लेकिन आरओ की परीक्षा में आपसे ठीक ठाक प्रश्न पूछे जाते हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में। ठीक, और इस बार तो प्रश्नों की संख्या इसमें पूछे जाने की ज़्यादा संभावना है। क्यों? क्योंकि 2021 में प्रश्न इस पर कम आए थे। और जो दूसरी बात है महत्वपूर्ण है वो ये कि अब चूँकि नया आपका सेंसस रिलीज़ होगा तो उसके नए आंकड़े आएंगे, तो इसलिए अब अंतिम चल रहा है समय, इसलिए 2011 का जो सेंसस है यानी कि जो आपका डेटा है उससे प्रश्न इस बार आने की संभावनाएँ ज़्यादा हैं। चलिए 7 नंबर पॉइंट की अगर बात करें तो इसमें है विश्व का भूगोल तथा भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन। तो अब एक चीज़ देखिए कि जिस तरीके से सेंसस से प्रश्नों की संख्या ठीक ठाक पूछी जाती है, आरओ की परीक्षा में, समीक्षा तैयारी परीक्षा में आपका जो इंडियन ज्योग्राफी और जो वर्ल्ड ज्योग्राफी, इससे प्रश्नों की संख्या ठीक ठाक पूछी जाएगी, यानी कि 20+, कभी कभी तो 25+, 30+ भी प्रश्न इससे पूछ लिए जाते हैं। ज्योग्राफी का जो इसमें दायरा है वो काफ़ी बड़ा है और इससे प्रश्नों की संख्या ज़्यादा पूछी जाती है, प्रवृत्ति रही है ये। अगर आप विगत प्रश्नों पत्र पर अगर ध्यान दौड़ाएंगे तो पाएंगे ये चीज़ इसमें। ठीक, तो इसलिए आप भूगोल को यानी कि ज्योग्राफी को आप निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। और भूगोल के अंतर्गत जो आपकी इंडियन ज्योग्राफी है यानी कि जो भारत का भूगोल है वो आपका महत्वपूर्ण हो जाता है,
खासकर इकोनॉमिक ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी, यानी कि आपका जो भौतिक जो आपका भूगोल है वो महत्वपूर्ण सेक्शन इसमें से हो जाता है। तो हम एक वीडियो अलग से बना देंगे और हम हर विषय वारा कि भूगोल में प्रश्नों की पूछने की प्रवृत्ति जो है वो कैसे है, किस तरीके से है, किस टॉपिक को आपको प्रिपेयर करना है, किस टॉपिक को नहीं प्रिपेयर करना है, क्योंकि सिलेबस आपका बहुत बड़ा है। उस सिलेबस में से आपको उतना ही तैयार करना है जितना कि परीक्षा में वो प्रश्न आने की संभावनाएं बनती हैं या बनती थी पहले, या जो पहले प्रश्न आ चुके हैं उसके बिहाफ पर, यानी कि हम PYQ के बिहाफ पर हम इसके एनालिसिस करते हुए आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। अलग वीडियो हम एक बना देंगे। ठीक, आइए आगे आप देखते हैं कि इसमें अधुनातन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम यानी कि करंट अफेयर्स का सेक्शन है। करंट अफेयर्स भी कम से कम 21 प्लस करंट अफेयर्स इसमें आते हैं, यानी कि मोटा मोटी अगर आप बात करें तो 25 प्रश्न इसमें करंट अफेयर्स के आते हैं। तो 3 सेक्शन इसके बड़े महत्वपूर्ण हैं। पहला आपका ये जो है करंट अफेयर्स वाला तकरीबन 25 प्रश्न आपके, इसी तरीके से भूगोल, सेंसस और खासकर इसमें यूपी स्पेशल का जो सेक्शन है और जो साइंस का है उससे भी प्रश्नों की संख्या ठीक ठाक पूछी जाती है। तो ठीक है, तो 9 नंबर का जो पॉइंट है वो है आपका सामान्य बौद्धिक क्षमता। इसके अंतर्गत दरअसल आपके 2 सेक्शन आएंगे। एक सेक्शन आएगा आपका मैथ का यानी कि गणित का, दूसरा सेक्शन जो आपका आएगा वो आएगा रीजनिंग का। अब मैथ सुन करके आप लोग परेशान बिल्कुल भी मत हो जाइएगा कि सर अरे मैथ आ गया, आप कैसे कर पाएंगे। तो घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो इसके मैथ का स्तर होता है, गणित के पूछने के प्रश्नों की जो प्रवृत्ति है, जो स्तर है वो दरअसल 10th लेवल का है और 10th लेवल में इतना कोई बहुत हार्ड नहीं है कि आप उसे ना कर पाएँ। एक बात। दूसरी बात है, अक्सर ये होता है कि मैथ से प्रश्न नहीं भी पूछे जाते हैं, रीजनिंग से पूछ लिए जाते हैं, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगर प्रश्न आ गए मैथ के तो उतने कठिन नहीं आएंगे, आप कर ले जाएंगे, और अगर नहीं आते हैं तो सो फार सो गुड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रीजनिंग के 4, 5, 6, 7 क्वेश्चन पूछेंगे वो आप आराम से कर ले जाएंगे। तो टोटल कभी कभी क्या होता है कि 10 से 12 क्वेश्चन या 7 से 8 प्रश्न इस जो आपका ये पॉइंट नंबर 9 है यानी कि सामान्य बौद्धिक क्षमता वाला जो पॉइंट है, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। ओके, 10 नंबर पॉइंट की बात करें तो उसका जो सिलेबस है ये है यूपी स्पेशल वाला। इसमें उत्तर प्रदेश की पूरी शिक्षा, यहाँ की संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार एवं रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी। तो यूपी स्पेशल से प्रश्न पूछे जाने की प्रवृत्ति आरओ में हमेशा से रही है और इस बार भी यूपी स्पेशल से प्रश्नों की पूछे जाने की जो मंशा है वो ज़्यादा रहेगी। ऐसा जो पेपर पैटर्न है अभी कई सारे जो एग्जाम्स हुए हैं उसके बिहाफ पर हम ऐसा कह सकते हैं। ठीक, तो ये आपका दरअसल हो गया सिलेबस आपका जीएस का। ओके, अब प्रारंभिक परीक्षा में जो आपका सेकंड पेपर होता है वो होता है आपका सामान्य हिंदी का। अब सामान्य हिंदी को देख करके आप लोग घबरा मत जाना। कौन लोग जिनका बैकग्राउंड हिंदी नहीं रहा, यानी कि जो बीटेक हैं, MBA हैं, या जिनके पास क्या कहते हैं हिंदी विषय नहीं रहा है, या जो CBSE SSC बोर्ड के विद्यार्थी हैं। ठीक है, क्यों घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो 6 टॉपिक जो इसमें दिए गए हैं हिंदी के, ये वैसे नहीं हैं कि जिसमें आपको कुछ ग्रामर का इस्तेमाल करना है, ग्रामर का यूज़ करना है या व्याकरण का यूज़ करना है। ये 6 के 6 टॉपिक ऐसे हैं जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ रट्टाफिकेशन करना है और कुछ नहीं करना है। हाँ, एक बिंदु पर आकर के आपको जो ये 5वां नंबर का टॉपिक है विशेष्य एवं विशेषण, इसमें थोड़ी सा इशू हो सकता है। इशू तो नहीं कह सकते हैं, अगर 1-2 शब्द उसने कठिन पूछ लिया तो हो सकता है आप फंस जाएँ, अन्यथा बाकी किसी टॉपिक में आपको फंसना है ही नहीं, सब रटने वाले हैं। आप बहुत इजी तौर पर इसको कर ले जाएंगे। और ये जो आपका पेपर हिंदी है इसमें आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि इसमें आपको प्रश्न अच्छे से करने हैं, यानी कि आपका जो टारगेट होना चाहिए इसमें वो होना चाहिए आपका 55 प्लस। 55 प्लस आपका एनी हाउ हिंदी में होना ही होना चाहिए। और उधर जो आपका जीएस वाला सेक्शन है उसमें आपका 75 प्लस यानी कि 75 प्लस प्रश्नों को सही करने का आपका टारगेट होना चाहिए किसी भी तरीके से, तो आपका प्रारंभिक परीक्षा जो है आपकी नहीं रुकेगी। ठीक, तो हिंदी के पेपर में समय आपको मिलेगा 1 घंटे का, प्रश्नों की संख्या होगी 60 और पूर्णांक भी होगा 60, यानी कि एक शब्द यानी कि एक प्रश्न आपका कितने नंबर का होगा, 1 नंबर का होगा, तो 60। तो अब टोटल अगर बात करें तो जीएस 140 मार्क्स का और हिंदी आपकी हो गई 60 मार्क्स की। तो टोटल कितने मार्क्स के हो गए? टोटल मार्क्स हो गया आपका पेपर ये प्रीलिम्स वाला 200 मार्क्स का। 200 मार्क्स में से अगर आपने 130 क्वेश्चंस या 130 मार्क्स अगर आपने कर दिए तो आपकी प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्रीलिम्स आपका एग्जामिनेशन नहीं रुकेगा। ठीक, ये आपका हो गया प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन। अब अगर आप प्रीलिम्स परीक्षा को पास करते हैं, मेरिट लिस्ट में आते हैं, तब आप कहाँ पहुँचेंगे? तब आप पहुँचेंगे मेंस में। और आप देखते हैं कि मेंस का सिलेबस क्या है। चलिए, मेंस के सिलेबस में जो आपका पहला टॉपिक है यानी कि जो पहला प्रश्न पत्र है वो है आपका जीएस वाला। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात है और वो ये है कि जो जीएस का ये सिलेबस है वो आपका कैसा है, ऑब्जेक्टिव होगा, ध्यान रखना। और इसका जो सिलेबस है
वो दरअसल आपकी प्रारंभिक परीक्षा के जैसा ही है, यानी कि इसमें आपको कुछ ज़्यादा खास करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने प्रारंभिक परीक्षा में जीएस के सेक्शन को अच्छे से कर लिया होगा तो आपका ये सिलेबस रेडी हो जाएगा। ठीक है, अंतर क्या है कि वहाँ पर प्रश्न कितने थे, 140 थे, यहाँ पर प्रश्न मिलेंगे आपको 120 और पूर्णांक भी आपका हो जाएगा 120, यानी कि एक प्रश्न आपका 1 नंबर का मिलेगा। तो इतना छोटा सा अंतर है। हाँ, एक छोटी सी और बात कि ये जो प्रारंभिक परीक्षा आपकी हो रही थी, ये दोनों ही पेपर आपके ऑब्जेक्टिव होंगे, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, तो कोई कन्फ्यूजन मत रखना। मुख्य परीक्षा में अगर बात करें तो ये जो आपका प्रश्न पत्र हो रहा है, ये जीएस का पेपर, पहला पेपर, ये भी आपका वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा। कोई इसमें लिखना नहीं है आपको, इसमें ओमार ही भरना है आपको। 120 प्रश्न इसमें से आएंगे, तो ध्यान रखिएगा। अब मुख्य परीक्षा में जो आपका द्वितीय प्रश्न पत्र होगा, यानी कि जो सेकंड पेपर होगा, वो होगा सामान्य हिंदी एवं आलेखन का, और इसमें दरअसल आपके 2 पेपर होंगे, 2 भाग होंगे, खंड 1 और खंड 2। ठीक है, यानी कि खंड ए इसे कह सकते हैं और बी कह सकते हैं। तो खंड ए जो होता है वो सब्जेक्टिव होता है, यानी कि इसमें आपको लिखना रहेगा, और जो इस हिंदी का जो सेकंड पार्ट होता है वो आपका होता है ऑब्जेक्टिव का। और ये ऑब्जेक्टिव का जो सिलेबस होता है वो आपके प्रारंभिक परीक्षा में जो था सिलेबस वही होता है। तो चलिए आइए डिटेल में डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि सेकंड पेपर हिंदी का क्या है और इसका सिलेबस क्या है। चलिए देखिए, हिंदी के पेपर में जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 खंड होते हैं। तो जो पहला खंड है वो आपका परंपरागत है, जिसको हम सब्जेक्टिव बोलते हैं, यानी कि इसमें आपको लिखना होगा। समय मिलेगा इसमें आपको 2.5 घंटे का, पूर्णांक आपका होगा 100 नंबर का। अब देखिए, पहला इसमें जो टॉपिक है वो दिया गया है कि दिए हुए गद्यांश का शीर्षक, सारांश एवं 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या करना। इसमें क्या होगा दरअसल कि एक पैराग्राफ आपको दे दिया जाएगा और उस पैराग्राफ में से आपके 3 प्रश्न बनेंगे। पहला प्रश्न बनेगा आपका शीर्षक का, यानी कि कोई पैराग्राफ दिया रहेगा, कोई गद्यांश दिया रहेगा, और उसमें से पूछ लेगा कि इस पर्टिकुलर पैराग्राफ का, यानी कि इस गद्यांश का शीर्षक क्या है, यानी कि इसका टाइटल क्या है, तो वो आपको लिखना होगा। फिर उसके बाद जो दूसरा प्रश्न इसमें बनेगा कि इस पर्टिकुलर पैराग्राफ का या इस गद्यांश का सारांश क्या है, वो आपको लिखना रहेगा। और जो इसमें से तीसरा प्रश्न बनेगा वो बनेगा कि किसी भी वाक्य को वो लोग अंडरलाइन कर देंगे पूरे शब्द को, और उसमें से पूछ लेंगे कि बताइए इस रेखांकित, यानी कि जो अंडरलाइन जो किए हुए जो वर्ड्स हैं, इस रेखांकित अंशों की व्याख्या क्या है, इसका आपको एक्सप्लेनेशन लिखना है। तो 3 प्रश्न बनेंगे। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि तीनों ही प्रश्नों के मार्क्स अलग अलग हैं, यानी कि अगर आपने शीर्षक सही सही बता दिया तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे, सारांश अगर आपने सही से लिख दिया तो आपको 6 नंबर मिल जाएंगे, और अगर आपने तीनों ही रेखांकित अंशों की व्याख्या कर दी तो आपको 12 मार्क्स मिल जाएंगे। यानी कि टोटल आपको पहले पॉइंट में आपको टोटल कितने मार्क्स मिल जाएंगे, आपको 21 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक, तो ये बहुत अच्छा सा टॉपिक है आपका। चलिए, इसमें जो सेकंड पॉइंट है, ठीक है, वो क्या है कि किसी दिए हुए सरकारी पत्र का सारणी रूप, यानी कि टेबलर फॉर्म इसका लिखना है, सार लेखन लिखना है। इजी होता है, बहुत टफ नहीं होता है, एक दिन में आप इसको समझ सकते हैं। इसके जो मार्क्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं आपके 15, यानी कि 15 मार्क्स का। थर्ड जो इसमें पॉइंट है वो है आपका पत्राचार का। इसमें से 3 जो है आपके लेटर हैं, दरअसल पत्राचार जिसको बोलते हैं हम। ठीक है, ये पत्राचार आपको आने चाहिए, क्योंकि जब आप आरओ बनेंगे, एआरओ बनेंगे, तो इसी पर आपको काम दरअसल करना होता है। तो ये इसका कुछ फॉर्मेट होता है कि यहाँ जैसे आपको दे दिया, प्रश्न पूछ लेगा कि अगर आप किसी ज़िले के जिलाधिकारी हैं या आप सचिव हैं, उप सचिव हैं, और आपको ये काम कराना है, तो आपको लेटर कहाँ भेजा जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि संबंधित जो ये विवरण है, जो ये मामला है, वो इस अधिकारी को या इस मंत्रालय में भेजा जाएगा। तो उसका एक पूरा फॉर्मेट होता है, उसी फॉर्मेट में आपको लिखना होता है। 3-4 दिन के अंदर ये पूरा फॉर्मेट आप समझ जाएंगे, बहुत कठिन नहीं है, इजीली कर ले जाएंगे। इसके जो मार्क्स मिलेंगे आपको, टोटल मिलेंगे कितने, 24, यानी कि 24 मार्क्स के। चलिए आगे बात करते हैं। चौथा जो इसका पॉइंट है वो है पारिभाषिक शब्दावली, प्रशासनिक एवं वाणिज्यिक शब्दावली, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो वर्ड्स होते हैं आपके, वो आपको पता होने चाहिए। उनकी आपको हिंदी भी पता होनी चाहिए और उनकी आपकी इंग्लिश भी पता होनी चाहिए। तो इसमें 2 पॉइंट हैं, अंग्रेजी से हिंदी में 5 शब्द आपको आएंगे और हिंदी से अंग्रेजी में भी आपके 5 शब्द आएंगे। यानी कि अगर पहले पॉइंट की बात करें तो अगर एग्जाम्पल के लिए दे दिया कि प्रेस नोट, लिख दिया कि प्रेस नोट, और प्रेस नोट की पूछ लेगा कि प्रेस नोट की हिंदी क्या होती है, वो आपको बताना रहेगा। तो इस तरीके से 5 प्रश्न होंगे। सेम हिंदी से अंग्रेजी में भी पूछ लेगा, ऐसे लिख देगा विज्ञप्ति, और विज्ञप्ति की आपसे पूछ लेगा कि बताइए इसकी इंग्लिश क्या होती है, तो आपको वो इंग्लिश लिखनी होगी। तो अगर आप 150 अगर शब्द आपने तैयार कर लिया, 150 वर्ड्स अगर आपने शब्दावली अगर आपने तैयार कर ली प्रशासनिक, तो आपके ये जो 10-10-20 अंक हैं आपके पक्के हो जाएंगे इससे। ओके, फिर नेक्स्ट है इसमें थर्ड पॉइंट, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ हैं, केवल 5 आएंगे और 5 के लिए इसमें 10 अंक निर्धारित हैं, यानी कि 2 अंक का एक प्रश्न होगा, तो 2 पंचे 10। ठीक, तो ये टोटल कितने का हो गया, 30 का हो गया ये ऊपर वाला चौथा नंबर पॉइंट। और 5वां इसमें क्या है, कंप्यूटर ज्ञान है। कंप्यूटर ज्ञान के लिए भी
इसमें मार्क्स इसमें दिए गए हैं आपको। अब हम बात करते हैं खंड 2 की, और ये कंप्यूटर आपका 10 मार्क्स का है। खंड 2, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो खंड 2 होगा हिंदी का, वो होगा आपका वस्तुनिष्ठ प्रकार का, यानी कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा। इसका सिलेबस देखिए, ये वही सिलेबस है आपका, ये वही टॉपिक दिए गए हैं जो आपने प्रारंभिक परीक्षा यानी कि आपने प्री में पढ़े होंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मेंस के सिलेबस में आपके 2 टॉपिक ऐसे हैं, यानी कि 2 पेपर आपको ऐसे मिलेंगे जो आपने प्रारंभिक परीक्षा में पहले ही कर रखा है। तो पहला कौन सा, जीएस का सेक्शन मेंस का जो है वो ऑलरेडी आपने प्रीलिम्स में कर रखा होगा, और हिंदी में ये जो टॉपिक आपके दिए गए हैं ये टॉपिक भी आपने पहले हिंदी उसमें प्रीलिम्स में कर रखा है, तो आपका ऑलरेडी ये प्रिपेयर होगा। बस अंतर क्या है कि अंतर यह है कि इसमें 6 शब्द पूछे जाएंगे और टॉपिक कितने हैं इसमें, 5 टॉपिक हैं। ठीक, तो ये 60 मार्क्स का इसमें से हो जाएगा, 12-12 अंक के होंगे हर एक टॉपिक का आपके। ठीक, तो ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक बात और कि ये जो आपका सेक्शन पूरा का पूरा सब दिया गया है, पूरा हिंदी का पेपर, ये दरअसल आपका यूपी पीसीएस मेंस का जो हिंदी का जो कंपलसरी पेपर होता है वो वही सिलेबस है लगभग। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर अभी आप मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे पीसीएस की, ठीक है, तो आपका हिंदी का आरओ का भी तैयार हो जाएगा, और अगर आप आरओ की मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे तो आपकी पीसीएस की मुख्य परीक्षा की तैयारी हो जाएगी। कहने का मतलब ये हुआ कि पीसीएस की मुख्य परीक्षा का हिंदी का सिलेबस और आरओ की मुख्य परीक्षा का हिंदी का सिलेबस दोनों लगभग सिमिलर हैं। तो यानी कि एक तरीके से आपकी दूसरी तैयारी हो जाएगी, और एसए वाला जो सेक्शन है वो भी आपका प्रिपेयर हो जाएगा, क्योंकि एसए आपको पीसीएस की भी मुख्य परीक्षा में लिखना होता है और आरओ की मुख्य परीक्षा में भी लिखना होता है। चलिए, तो अब ये 2 पेपर हमने डिस्कस कर लिया मुख्य परीक्षा में। अब जब तीसरा जो प्रश्न पत्र है आपका वो होता है आपका दरअसल एसए वाला, यानी कि निबंध का, और इसमें आपको 3 निबंध लिखने होते हैं। 3 टॉपिक दिए होते हैं, तीनों टॉपिक में 3-3 खंड होते हैं, उनमें से कोई एक पे आपको प्रश्न एक पर आपको निबंध लिखना होता है। तो टोटल आपके 3 निबंध होते हैं। शब्द सीमा की अगर हम बात करें तो 600 शब्दों में आपको लिखना होता है। एक एस्से आपका 40 मार्क्स का होता है, और टोटल जो आपके मार्क्स हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे आपके 120 मार्क्स के। ठीक, अब देखिए इस पर डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। तो जो पहला जो टॉपिक है वो है साहित्य एवं संस्कृति। एक एस्से होगा इस पर, सामाजिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र। इस पर 3 एस्से दिए होंगे, इन तीनों में से कोई एक पर आपको एस्से लिखना होगा। तो साहित्य पर पूछ सकता है, सामाजिक जो भी क्षेत्र है, अगर कोई महिला से संबंधित कोई मुद्दा है, या जनगणना से संबंधित मुद्दा है, या किसी अन्य जो सामाजिक जो राजनीतिक मुद्दे होते हैं उनसे संबंधित मुद्दे पर एक एस्से इस पर आएगा। सेकंड जो पॉइंट है आपका वो विज्ञान, पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र, कृषि एवं व्यापार, यानी कि इसमें जो एस्से आएगा वो दरअसल आपका इकोनॉमिक्स या एग्रीकल्चर या साइंस एंड टेक के अगर कोई मुद्दा होगा जो रिलेवेंट होगा, जो चर्चा में होगा, उस पर एस्से पूछ सकता है आपका। थर्ड जो आपका पॉइंट है वो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है। अगर कोई मुद्दा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छाया होगा तो उससे प्रश्न पूछने जाने निबंध पूछे जाने की इसमें संभावना बन जाएगी। और या कोई प्राकृतिक आपदा वगैरह आई होगी, ठीक है, जैसे भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा इत्यादि, तो उस पर भी प्रश्न पूछ सकता है। जैसे कोई बड़ी आपदा अगर कहीं पे आ गई, ठीक है, तो उससे संबंधित भूकंप या जो भी आपदा जिससे भी संबंधित होगी उस पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। या राष्ट्रीय विकास की जो योजनाएं होती हैं उनसे भी प्रश्न पूछे जाने की, यानी कि ऐसे पूछे जाने की इसमें संभावना बन जाती है। तो 3 इससे आपको करने हैं, तीनों टॉपिक में से एक करना है। 120 मार्क्स का ये आपका हो गया। ठीक, तो ये आपका हो गया दरअसल आपका सिलेबस, और इसमें बहुत ज़्यादा बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक वीडियो बना देंगे जिसमें हम चर्चा कर लेंगे कि किस किस विषय में आपको क्या क्या तैयार करना है। तो अब वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा है, तो अब इसी को आज यहीं पर आप फिनिश करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सब्जेक्ट वाइज हम बता देंगे कि 21 विषय में आपको क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। बुक लिस्ट का वीडियो हमने बना दिया है, आप जाइएगा प्लेलिस्ट में, आरओ का एक अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसको देख लीजिए। करंट अफेयर्स डेली अपडेट हो रहा है, आरओ का करंट अफेयर्स का हमने प्लेलिस्ट बना दिया है। प्लेलिस्ट में आपके 14 वीडियो अपलोड हो गए हैं, आज 15वां अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जाए देखें और अपनी तैयारी को अच्छे से करिए। आई होप आपको सभी लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अपनी तैयारी को आप अच्छे से करेंगे। और सारी बुक लिस्ट वगैरह मैं दोबारा बता दूंगा, और आप लोग तैयारी अपनी करते रहिए। चलते हैं फिर, और मिलते हैं एक नए सेशन के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए आप सभी लोग पढ़िए। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।